आज ये जो डिविडेंड है ये मेरे हैंड रिटन नोट से करने वाले हम लोग, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले बना के रखा था, तो मैंने सोचा कि उस नोट से ही आप लोग को करवा डालूं। क्या बताऊं ना, डिविडेंड समझ में आ रहा है? तो डिविडेंड बहुत इजी है। सबसे पहले बेसिक मीनिंग समझ लो। डिविडेंड मतलब क्या भैया, आपने जो शेयर खरीदा कंपनी के ऊपर, उसके ऊपर आपको दो प्रकार का बेनिफिट मिलता है। एक प्रकार का बेनिफिट होता है कि उस शेयर के ऊपर जो प्राइस बढ़ता रहता है शेयर मार्केट में, ठीक है, शेयर का प्राइस जो बढ़ता रहता है, ठीक है, शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ता रहता है, उसमें अगर आप शेयर बेच दो तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। समझ में आ रहा है ना? फॉर एग्जांपल आपने शेयर खरीदा 9 रुपये का, अभी आपका शेयर हो चुका है 500 रुपीज़ पर शेयर, तो इसको अगर बेच दो तो 500 माइनस 9 कितना निकलता है? जो अमाउंट निकल रहा है वो अमाउंट आपका प्रॉफिट, राइट, वो अमाउंट आपका प्रॉफिट। समझ में आ रहा है ना? इसलिए लोग जो है वो शेयर मार्केट में खरीदा बेची करते रहते हैं। ये है एक तरीका, ठीक है, जो मोस्टली जिसके कारण मोस्टली जो है हम लोग शेयर खरीदते हैं। अब दूसरा मेन तरीका होता है डिविडेंड। डिविडेंड के वजह से अपने को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। समझ में आ रहा है ना? डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करता है कौन? कंपनी। समझ में आ रहा है? कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है। डिविडेंड डिक्लेयर करता है आपको। अच्छा, तो ये समझ में आ रहा है। दो प्रकार है, एक है शेयर का खरीदा बेची, उस प्रकार से आप पैसा कमा सकते हो, और दूसरा पैसा है डिविडेंड से आप पैसा जो है वो कमा सकते हो। दो वेज जो है मैंने आपको बता दिया है। समझ में आ रहा है? डिविडेंड जो है साल में मतलब दो प्रकार, दो टाइम पे टाइम इसका है दो टाइम पे डिक्लेयर हो सकता है। एक है फाइनल डिविडेंड, ठीक है, फाइनल डिविडेंड जो कि AGM में डिक्लेयर होता है, और दूसरा है इंटरियम डिविडेंड, इंटरियम DIVIDEND डिविडेंड। अच्छा, इंटरियम डिविडेंड, इंटरियम का मतलब ही ये है ना कि साल के बीच में, तो इंटरियम डिविडेंड डिक्लेयर होता है आपका एक AGM से लेके दूसरे AGM के बीच में। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है ना, एक AGM स्टार्ट होगा, उसके बाद दूसरा AGM जो आ रहा है उसके टाइम पे, जो उसके बीच में जो टाइम है उस टाइम पे डिक्लेयर किया जाता है। समझ में आ रहा है? और फाइनल डिविडेंड AGM में डिक्लेयर किया जाता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज हम लोग सीखेंगे पूरा क्या सीखेंगे सर? पूरा सीखेंगे कैसे डिविडेंड डिक्लेयर होता है, कहाँ से डिक्लेयर होता है, सब कुछ। ये सेक्शन शुरू होता है 123 भैया। डिविडेंड का सेक्शन जिंदगी में सबसे इजी सेक्शन 1 2 3 करके हो जाएगा। सेक्शन 1 2 3 से लेके 1 2 7 में ख़त्म हो जाता है आपका पूरा डिविडेंड, ठीक है। अब हम लोग सीधा जाएंगे नोट्स में जाएंगे सीधा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड सेक्शन 123 यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, ये नोट्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वेबसाइट के ऊपर जाना है, वेबसाइट के ऊपर जाके नोट जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। बाकी जो नोट्स है उसके साथ ही रहेगा ये नोट्स, लेकिन ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बाकी जो नोट्स है वो पेड है, लेकिन ये नोट जो है मैं अवेलेबल करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों करवा रहे हो सर ये नोट अवेलेबल? क्योंकि मैं ऑलरेडी इस वीडियो में ये नोट से करवाने वाला हूँ ना, तो मेरे लिए इजी हो जाता है कि मैं बुक से ना करवा के नोट से करवा दूँ, जो मैंने इतने मेहनत से बनाया है। समझ में आ रहा है ना? सो दैट आपका भी इजी हो जाए, मेरा भी समय बच जाए, और आपको एग्जामिनेशन में 200% मार्क्स मिल जाए आउट ऑफ 100%। चलो स्टार्ट करते भैया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, बताओ ना, सेक्शन 123 टू 127 क्या बताओ? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 123 से स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है। सेक्शन 123 से स्टार्ट करने वाले हम। अब जो हम लोग पॉइंट्स करने वाले हैं ना, ए से लेके ABCDE, फिर EFG, ठीक है, G तक है। तो G तक है, ये रैंडम पॉइंट्स है, ठीक है, ये रैंडम पॉइंट्स है। सेक्शन 123 के है रैंडम पॉइंट्स है। ऐसा नहीं है कि क्लॉज में लिख के रखे वो लोग, मैंने रैंडम पॉइंट्स लिखा है, जो कि एक पॉइंट्स का मीनिंग मैं आपको समझा दूंगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ये कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन है डिविडेंड के बारे में, हम लोग जान लेंगे, राइट। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहला क्या बताए? सबसे पहला ये बताए सर जी, सबसे पहला पढ़ो पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या बताए? सेक्शन 123 क्या बोल रहे हैं सर? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सेक्शन 123 कहता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कैसे हम लोग डिविडेंड पेमेंट करें। तो पेमेंट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स है ये। सबसे पहला, हम लोग
डिविडेंड जो है वो पेमेंट करेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व से। ये बात ना जो है आपको दिमाग में, अच्छा ये स्टार्ट करने से पहले आपके हाथ में अगर आपका लेफ्ट हैंड जो है वो पूरा खुला है तो लेफ्ट हैंड में एक टैटू लगवा लो, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड हैव टू बी पेड। डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड हैव टू बी पेड, ये लिख लो, आपके लेफ्ट हैंड में टैटू लगवा दो, ठीक है। तो एक बार डिविडेंड अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो डिविडेंड का अमाउंट जो है वो आपको पेमेंट करना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो बम्बू लग जाएगा, बाद में मैं पेनल्टी भी दिखा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिविडेंड कहाँ से देंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट देंगे भैया, आउट ऑफ प्रॉफिट देंगे, हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट देंगे फॉर दैट ईयर, ठीक है। आफ्टर प्रोवाइडिंग, यहाँ पर दो छोटा छोटा मिस्टेक है, इसको कट करके लिख दो, डेप्रीसिएशन, ठीक है, इसमें भी कट करके लिख दो डेप्रीसिएशन, ठीक है। अच्छा सुनो अच्छे से, प्रॉफिट फॉर दैट ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन, इसका मतलब क्या है सर जी? इसका मतलब सिंपल ये है कि आप जो है डिविडेंड जो है वो पेमेंट करोगे कहाँ से? प्रॉफिट से। उस साल जो प्रॉफिट हो रहा है उससे आप डिक्लेयर करने वाले हो, समझ में आ रहा है? उससे आप पेमेंट करने वाले हो डिविडेंड का, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन, लेकिन डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करने के बाद। ये तो हो चुका है, अगर बाई चांस अगर इस साल में, ठीक है, प्रॉफिट फॉर दैट ईयर, उस साल में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या हम फिर से डिविडेंड जो है, फिर भी हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं क्या सर जी? हाँ, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ आपका उस साल में, देखो ना, प्रॉफिट फॉर दैट ईयर अगर जो है डिविडेंड आप डिक्लेयर करने वाले हो, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रीवियस ईयर में तो प्रॉफिट हुआ होगा ना, तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से आप डिक्लेयर कर सकते हो। देखो, प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन तो प्रोवाइड करोगे, राइट? आपकी कंपनी में जो डेप्रीसिएशन हो रहा है उस डेप्रीसिएशन को प्रोवाइड करने के बाद, अगर प्रेजेंट ईयर में, मतलब अगर दैट ईयर का प्रॉफिट आप यूज कर रहे हो, ठीक है, दैट ईयर का प्रॉफिट अगर यूज कर रहे हो तो सिर्फ डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद जो है पैसा आप यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और अगर आपका उस ईयर में प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को निकाल करके आप दिस ईयर जो है डिविडेंड दे सकते हो, प्रोवाइडेड दैट आपका डेप्रीसिएशन जो है, डेप्रीसिएशन आपने प्रोवाइड किया है, ठीक है, आपका जो कंपनी में डेप्रीसिएशन हो रहा है वो देने के बाद, एंड आपका जो प्रीवियस लॉसेस हुआ ना, लॉसेस उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट में से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी सा पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ध्यान लगाओ, बताए यहाँ पे क्या बताए सर? सिंपल चीज बताए मनी गिवन बाय CGSG, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए, तब आप वहां से पेमेंट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? कंपनी में ट्रांसफर ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, मतलब क्या है? प्रॉफिट तो आपका हुआ है, क्या आपका पूरा जो प्रॉफिट हुआ है पूरा प्रॉफिट आप डिविडेंड में डिक्लेयर कर दोगे? बताओ ना, आप पूरा डिविडेंड दे दोगे? आपकी कंपनी में प्रॉफिट हुआ है, आप पूरा निकाल के निचोड़ के जो है आप दे दोगे सब कुछ? नहीं ना, आप थोड़ा पार्ट रिजर्व करके रखोगे, आप थोड़ा पार्ट जो है वो रिजर्व करके रखोगे। समझ में आ रहा है? और थोड़ा पार्ट रिजर्व करके रखोगे, थोड़ा पार्ट डिविडेंड के लिए डिक्लेयर कर दोगे। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये हो चुका है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बताया? डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व, ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व, ये मैंने आपको बताया था, ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा डिविडेंड टू बी पेड टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स और टू हिज ऑर्डर ओनली इन कैश, इसका मतलब समझना है। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स का नाम आपके रजिस्टर में रजिस्टर्ड है, मतलब मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स ऑब्वियसली, राइट?
तो कंपनी के मेंबर्स जो है उनको ही दोगे आप। क्या दोगे बताओ ना? डिविडेंड। मतलब वही रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को आप क्या दोगे? डिविडेंड दोगे। ठीक है, डिविडेंड दोगे। समझ में आ रहा है? किस मतलब कैसे दोगे? कैसे दोगे डिविडेंड? कैसे दोगे डिविडेंड बताओ ना? फॉर एग्जाम्पल जोमेटो का कंपनी है, जोमेटो का कंपनी है, तो जोमेटो क्या करेगा? कैसे देगा डिविडेंड बताओ ना? हाँ जी, क्या वो ऐसे करेगा? मैसेज भेजेगा आपके मोबाइल पे 500% ऑफ, 500%, या फिर 500 रुपीज़ ऑफ। 500% नहीं होगा ऑब्वियसली, 500 रुपीज़ ऑफ ऑन योर नेक्स्ट ऑर्डर, ब्रैकेट में लिख देगा डिविडेंड। ऐसे करके भैया, ऐसे करके देगा 500 रुपीज़ ऑफ ऑन योर नेक्स्ट ऑर्डर, ब्रैकेट में डिविडेंड। ऐसे करके देगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। डिविडेंड आप किसी भी प्रकार से नहीं दे सकते, सिर्फ कैश के फॉर्म में देना होगा आपको। कैश के फॉर्म में देना होगा आपको। बताओ ना, कैश के फॉर्म में देना होगा। फॉर एग्जाम्पल एप्पल का कंपनी, एप्पल का कंपनी क्या करेगा? देगा डिविडेंड। अभी जो डिविडेंड देगा, क्या एप्पल अपने कस्टमर्स को एक आईफोन गिफ्ट करके बोलेगा, ब्रैकेट में लिख देगा, मतलब उसमें एक एनवलप भी रखेगा और उसमें बोलेगा कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड, यू गॉट एन आईफोन 8, ऐसे करके? हाँ जी, ऐसे करके नहीं। डिविडेंड इस प्रकार से नहीं होगा, किसी और प्रकार से नहीं होगा, सिर्फ कैश फॉर्म में होगा। और इस कैश फॉर्म का मतलब ही होता है या तो चेक, या तो वारंट, या तो ई मोड में देगा। समझ में? इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट कर देगा। समझ में आ रहा है? या तो चेक, या तो वारंट, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट करेगा आपको। कौन? बताओ ना, कौन करेगा भाई मेरे? कंपनी करेगा। समझ में आ रहा है? अब डिविडेंड तो भैया हम लोग डिक्लेयर करके रहेंगे, ठीक है? डिविडेंड तो हम लोग डिक्लेयर करके रहेंगे। देखो ना, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ इन एनी ईयर, फिर भी डिविडेंड में बी डिक्लेयर्ड। डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन है भैया। आपका प्रॉफिट हुआ ही नहीं इस साल, लेकिन फिर भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो, बहुत बढ़िया। ऐसा होता है क्या सर? हाँ होता है। आपका प्रॉफिट हुआ नहीं, कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर भी कंपनी जो है डिविडेंड डिक्लेयर करता है। क्यों करता है सर? प्रॉफिट ही नहीं है, फिर भी क्यों करता है? पिछले ईयर का जो प्रॉफिट है उसको निकाल करके फिर भी डिविडेंड देता है। क्यों देता है? सो दैट कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऐसा लगे कि भैया कंपनी का अगर लॉस हो रहा है तब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, मतलब कंपनी में दम है। समझ में आ रहा है? कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को पकड़ के रखता है। अगर शेयर होल्डर्स को लगा भैया कंपनी को लॉस हो रहा है, हम निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, तो वो तो शेयर बेच बाच के चले जाएंगे ना भैया। तो ये ना हो, इसलिए कंपनी क्या करेगा? अपना गुडविल जो है वो मेंटेन करके रखने के लिए भैया डिविडेंड जो है वो कोशिश करेगा 100% जो है डिविडेंड वो पेमेंट करे, डिविडेंड जो है वो ऑब्वियसली डिक्लेयर करे एंड पे करे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस भैया। मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड क्या हो सकता है? आपका लॉस हुआ, हाँ जी लॉस हुआ, तो मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकते हो? एवरेज रेट ऑफ, देखो अच्छे से देखो, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स। तो ऑब्वियसली हम लोग पिछले साल के जो प्रॉफिट है उसमें से देंगे हम लोग, क्योंकि इस साल तो लॉस हुआ है बाबू। अब जो पिछले कितने साल? 3 साल। अब कितना होना चाहिए रेट ऑफ डिविडेंड? फॉर एग्जांपल पिछले 3 साल आपने दिया है 10% करके डिविडेंड, ठीक है, मतलब एवरी 3 ईयर 10%, 10%, 10% दे के रखे हो। तो इस साल अचानक आप 30% नहीं दे सकते, उल्टा लॉस हुआ है आपको, आपकी कंपनी को, और आप सोच रहे हो 30% दे दोगे। भैया ऐसा नहीं होता है। एवरेज करो तो ये इसका एवरेज क्या निकलता है? ऑब्वियसली 10%। तो 10% जो है उतना ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर पाओगे। समझे? मैक्सिमम डिविडेंड जो है एवरेज होगा, प्रीवियस 3 ईयर का जो है डिविडेंड आपने दिया है, रेट जो है उस रेट का एवरेज होगा। समझ में आ रहा है? अब अपने को पता है भैया, ये जो डिविडेंड हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो हम लोग करते हैं फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व से, तो फ्री रिजर्व से हम लोग कितना निकालेंगे? फ्री रिजर्व से? फ्री रिजर्व एक प्रकार का ये फ्री रिजर्व है, ठीक है, एक प्रकार का ये कंटेनर है या फिर तिजोरी है, ठीक है, ये एक तिजोरी है। अब इस तिजोरी में क्या है बताओ ना? फ्री रिजर्व रख के रखे भैया बहुत पैसा। अब इस तिजोरी से कितना पैसा आप निकालोगे?
मैक्सिमम आप ड्रॉ कर सकते हो 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। आपके कंपनी का टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व जो है उसका 10% आपको निकालना होगा, या फिर आप निकाल सकते हैं, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि 10% ही निकल, मैक्सिमम इतना निकाल सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? और निकालने के बाद इस चीज़ का भी इंश्योर करना है कि भैया फ्री रिजर्व में अभी भी कम से कम 15% का पेड अप शेयर कैपिटल हो। 10% आपने निकाला कहाँ से? इस तिजोरी से 10% आप निकाल रहे हो, ठीक है, 10% आप निकाल रहे हो, ये मैक्सिमम निकाल सकते हो। ये 10% निकालने से पहले आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा पता है? आपको कंसिडर करना पड़ेगा भैया सबसे पहले तो 15% का जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसको हम लोग साइड कर दे, उसको हम लोग साइड में रख दे, ठीक है। ये 15% ये साइड में रख दे, हम लोग इसको टच नहीं कर सकते, हम लोग इसको निकाल नहीं सकते। इसके अलावा जो भी फ्री रिजर्व बचा है, इसके अलावा जो भी फ्री रिजर्व बचा है उस फ्री रिजर्व में से 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ही आप टोटल निकाल पाओगे। आपका पेड अप शेयर कैपिटल फॉर एग्जांपल आपके ये जो 15% का फ्री रिजर्व है ना, ठीक है, 15% का पेड अप शेयर कैपिटल है, ठीक है। मतलब समझो ये क्या है, ये चीज़ क्या है? ये है आपका तिजोरी है, राइट, ये आपका तिजोरी है। अब इस तिजोरी में क्या है? फ्री रिजर्व, ठीक है। कितना साइड करके रखना होगा फ्री रिजर्व? आप टच नहीं कर सकते, इतना इतना कितना? ये कौन सा पोर्शन है? ये है आपका 15% ऑफ, ये है आपका 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इतना आप टच नहीं कर सकते, इसको इधर पे रखना ही होगा, ठीक है, इसको आप निकाल नहीं सकते। उसके बाद जो है इधर पे, उसके बाद जो है यहाँ पे जितना भी हो इसका अमाउंट, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, जितना भी हो इसका अमाउंट, मैक्सिमम यहाँ से कितना निकाल सकते हो पता है आप? मैक्सिमम ये जो अमाउंट इधर पे है ना, ये जो अमाउंट इधर पे है, ये फॉर एग्जांपल है 500 करोड़, 500 करोड़ है ये अमाउंट इधर पे, ठीक है। और आपका पेड अप शेयर कैपिटल, कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व है, टोटल दोनों को मिला करके 10% निकलता है। 10% जो है 10%, सुनो ना, 10% आपका निकलता है, 10% आपका निकलता है 100 करोड़, ठीक है। टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% निकलता है 100 करोड़। तब आप 100 करोड़ ही निकाल पाओगे मैक्सिमम इस 500 करोड़ से। याद रखना यहाँ पर अभी भी हम लोगों ने 15% सेव करके रखा है, यार टच नहीं किया, एकदम इसको टच करना ही नहीं है। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं भैया? 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है। और मिनिमम बैलेंस कितना वहाँ पे रहना ही चाहिए? 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। ये तो निकाल ही नहीं सकते, ये को टच नहीं करेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है ना? 15% टच नहीं करेंगे इसको, पहले सबसे पहले इसको साइड करवा देंगे। साइड करवाने के बाद हम लोग देखेंगे कितना बचा है इधर पे, इसमें से जितना ही बचा है आपको 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कैलकुलेट करना है, फिर जाके यहाँ से अमाउंट निकालना है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। बताओ ना भाई, मेरे पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं इधर पे। दो प्रकार के डिविडेंड्स होता है, एक होता है फाइनल डिविडेंड, दूसरा होता है इंटरियम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है डिक्लेयर्ड इन एजीएम, एंड इंटरियम डिविडेंड का मतलब होता है डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एजीएम। समझ में ना? 2 एजीएम के बीच में जाके वो लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब इधर पे देखो, इधर पे देखो, अच्छे से देखो, इंटरियम डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंटरियम डिविडेंड, अब हम लोगों ने देखा कि फाइनल डिविडेंड तो हम लोगों ने, हमको पता है ना भैया, फाइनल डिविडेंड तो पता है आपको कि इस साल अगर प्रॉफिट नहीं है, अगर प्रॉफिट नहीं है इस साल, दिस ईयर, तो हम लोग प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस 3 ईयर का एवरेज जो आपका निकलेगा एवरेज रेट, उसके हिसाब से हम लोग दे सकते हैं। प्रीवियस 3 ईयर्स के एवरेज रेट के हिसाब से हम दे सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट जो है उसमें से हम लोग दे सकते हैं। समझ में ना? प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट में से हम लोग दे सकते हैं। रेट कितना होगा? हम लोग पिछले 3 साल में जितना डिविडेंड डिक्लेयर किए, जो जिस रेट से हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर किए, उसी रेट में हम लोग एवरेज, उसका एवरेज करेंगे हम लोग, 3 साल का एवरेज रेट निकालेंगे, उसके हिसाब से हम लोग जो है डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। ये तो हो चुका है फाइनल डिविडेंड का। अब इंटरियम डिविडेंड क्या होता है समझो। ये क्वार्टरली बेसिस में होता है। क्या होता है? क्वार्टरली बेसिस में होता है, समझो। अब अगर इंटरिम डिविडेंड, अगर फॉर एग्जांपल देखो, एक साल में 4 क्वार्टर होता है। कैसे होता है सर, बताइए ना। देखो, पहला होता है अप्रैल, मई, जून,
ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना क्वार्टर है भैया? 4। तो ये है क्वार्टरली बेस में। इंटरियम डिविडेंड क्वार्टरली बेस में होता है, क्योंकि इंटरियम है, साल के बीच में है, तो साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं, 1 2 3 4। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, ये 4 क्वार्टर्स होते हैं। अब समझना, कंपनी क्या डिक्लेयर करेगा? इंटरियम डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी अगर इंटरियम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है इस क्वार्टर में, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस क्वार्टर में कंपनी इंटरियम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है, तो वो देखेगा अपना प्रीवियस, बताओ ना, अपना प्रीवियस क्वार्टर जो है वो देखेगा कि वो लॉस में था या फिर प्रॉफिट में था, कि वो लॉस में था या फिर प्रॉफिट में था। अगर प्रॉफिट में था तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरियम डिविडेंड डिक्लेयर करो मस्ती से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर लॉस में है तब उसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर ना रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं भैया। लॉस में है, डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो और मन मर्जी से इंटरेस्ट दोगे, ऐसा नहीं होगा। इंटरेस्ट जो है वो आपका प्रीवियस 3 ईयर, सुनो ना, प्रीवियस 3 ईयर में जो आपने इंटरेस्ट लगवाया उसका एवरेज होगा, ठीक है, प्रीवियस 3 साल में जो आपने इंटरेस्ट लगवाया उसका एवरेज होगा। चलो रीड करते हैं। इन द केस द कंपनी इनकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस हो रहा है बेटा, अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, मतलब ठीक है, ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में आप देने वाले हो, इसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर कौन सा है? देखो, इस क्वार्टर में आप देने वाले हो, इसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर जो है, इसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर ये है, राइट। तो इस क्वार्टर में, मतलब अप टू दिस क्वार्टर कंपनी का लॉस हो रहा था बेटा, लॉस हो रहा था। प्रीसीडिंग द डिक्लेरेशन ऑफ इंटरियम डिविडेंड, ठीक है, द रेट ऑफ इंटरियम डिविडेंड कैनॉट बी हायर देन द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड फॉर लास्ट 3 ईयर। तो लास्ट 3 ईयर में अगर आपका एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड था 10%, तो या तो 10% दीजिए या फिर 10% से कम दीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता आपका इंटरियम डिविडेंड का रेट। आई होप इट्स क्लियर गाइस। बताओ ना भाई मेरे, बताओ ना यार, सच्ची में क्लियर हुआ है? प्रॉमिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल डिविडेंड, इंटरियम डिविडेंड एग्जाम में आ जाएगा तो 4 डालोगे, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। सेक्शन 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, ठीक है। ये एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है, मतलब अनगिनत बार आ चुका है, ठीक है। बहुत इजी है, मक्खन लगेगा आपको, सिर्फ आप 5 मिनट ध्यान लगाओ। होता क्या है इसमें, है क्या, इसमें बताया हम लोग ने प्रोसीजर, इसमें हम लोगों ने बताया प्रोसीजर, क्या बताया इसमें हम लोगों ने बताया, बताओ ना, प्रोसीजर बताया सर हम लोगों ने। इधर पे क्या बताया, बोले कि ये जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट है ना, ये जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट ये है क्या? अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ये तो लास्ट में जाके हम लोग देखेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर कैसे करना है और डिविडेंड का पैसा वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट तक पहुंचता कैसे, वो हम लोग देखने वाले। ये पूरा एक जर्नी है। अब इस जर्नी में हम लोग देखेंगे कि डिविडेंड डिक्लेयर होता कैसे है। सबसे पहला पॉइंट, स्टेप वन में क्या देखेंगे, बोर्ड डिसाइड करेंगे, एक माहौल बनाएगा, बोर्ड का मीटिंग होगा और वहाँ पे डिसाइड होगा, बोर्ड रेकमेंड करेगा कि भैया एक काम करते हैं हम लोग, डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं एट द रेट ऑफ 10%। फॉर एग्जाम्पल, रिकमेंडेशन बाय बोर्ड, बोर्ड किसको रेकमेंड करेगा? बोर्ड रेकमेंड करेगा शेयर होल्डर्स को, और बोर्ड और शेयर होल्डर्स जो हो वो अप्रूव करेगा, या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, ये शेयर होल्डर के ऊपर है। अप्रूव करेगा, लेकिन अगर अप्रूव करेगा वो सेम रेट ही अप्रूव करना होगा, या फिर शेयर होल्डर बोल सकते हैं कि 10% नहीं, आप लोग 7% में दीजिए, क्योंकि शेयर होल्डर का ही तो पैसा है। डिविडेंड क्या है, शेयर होल्डर का ही पैसा है। तो शेयर होल्डर बोल सकते हैं भैया हमको 10% नहीं चाहिए, 7% दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन शेयर होल्डर कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं बोल सकते, मतलब वो जो बोर्ड ने रिकमेंड किया ना उससे ज़्यादा नहीं हो सकता रेट। समझ में आ रहा है ना? चलो, बोर्ड ने रिकमेंड किया शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर ने बोला हाँ जी ठीक है, शेयर होल्डर ने ग्रीन सिग्नल दिखा दिया, बोले यस कर दो,
ठीक है, इस रेट पे कर दो, 10% पे कर दो। फिर 5 दिन के अंदर अंदर आपको सारा डिविडेंड का पैसा जो है वो शेड्यूल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। एक शेड्यूल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा वो पूरा पैसा, ठीक है। अब क्या होगा, उसके बाद 30 डेज़ का खेल स्टार्ट होगा। 30 डेज़ के अंदर अंदर अंटायर डिविडेंड अमाउंट जो है वो आपको पे कर देना होगा शेयर होल्डर्स को, वो आपको पे कर देना होगा शेयर होल्डर्स को। 5 दिन के अंदर अंदर क्या कर रहे हो, पूरा जो डिविडेंड अमाउंट है वो शेड्यूल बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो। कहाँ से स्टार्ट हुआ ये 5 दिन, जिस दिन शेयर होल्डर ने अप्रूव कर डाला, ठीक है। 5 दिन एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप डिविडेंड जो अमाउंट है वो सारे शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर डालो, पेमेंट कर डालो, सारे शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर डाले, अच्छी बात है। अगर पेमेंट नहीं किए, पेमेंट कर डाले तो अच्छी बात है। अगर पेमेंट नहीं किए, फेलिंग विच डिफॉल्ट डायरेक्टर्स शैल बी लायबल विथ इम्प्रिजनमेंट 2 साल का एंड फाइन लगेगा 1000 रुपये डेली। समझ में आया? 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड का अमाउंट पे करो। अगर डिविडेंड का अमाउंट आपने 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया तो सारे डायरेक्टर्स के ऊपर जो है इम्प्रिजनमेंट लग जाएगा, इम्प्रिजनमेंट लग जाएगा, 2 साल का जेल हो सकता है। एंड यहाँ पर एक चीज़ है, बताओ सुनो, एंड है और नहीं है, मतलब इम्प्रिजनमेंट तो लगेगा ही लगेगा, एंड विथ फाइन लगेगा पर डे, मतलब पर डे 1000 का, मतलब कितना दिन हुआ है, 30 दिन का, 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिक्लेयर कर देना था, 30 दिन एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद कितना दिन गुजर चुका है वो सारे दिन का ईच डे का आपको 1000 रुपये चुकाना होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, ये तो हो चुका है डायरेक्टर्स, मतलब जो एम्प्लॉय है, जो डिफॉल्ट ऑफिसर्स है, ये तो डिफॉल्ट ऑफिसर्स, मतलब डिफॉल्ट ऑफिसर्स मतलब वो कंपनी के डायरेक्टर्स, ठीक है। तो कंपनी के जो डिफॉल्ट ऑफिसर्स है, डिफॉल्ट डायरेक्टर्स है, उनके ऊपर ये। अब कंपनी के ऊपर क्या पनिशमेंट है? कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ना भाई मेरे, कंपनी को अलग से ठोकेंगे, ठीक है, आराम से। कंपनी के ऊपर हम लोग 18% का लगा देंगे इंटरेस्ट, 18% लगा देंगे पर एनम एवरी ईयर 18% का इंटरेस्ट जो है वो एक्योर होता रहेगा आपके अनपेड डिविडेंड अमाउंट के ऊपर। समझ में आ रहा है? कंपनी 18% का पेमेंट करेगा। समझ में आ रहा है? इसका फाइन लग जाएगा। ये तो पेनल है ना, पेनल इंटरेस्ट है, ये एक पेनल इंटरेस्ट का कह सकते हैं हम लोग। पेनल इंटरेस्ट मतलब पेनल्टी है भैया, 18% का लगने वाला, 18% पर एनम का वो इंटरेस्ट चुकाएगा कंपनी। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ हो चुका है, ठीक है। ये तो आपको पेमेंट कर देना है। अब सुनो, अब यहाँ से क्या चक्कर स्टार्ट होता है स्टेप 4 से। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ये सारा चक्कर, ठीक है, 30 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया तो ये सारा आपको चक्कर। अगर आपने पेमेंट करने गए, लेकिन आप पेमेंट करने गए, आप बुलाए शेयर होल्डर को, लेकिन शेयर होल्डर आए नहीं, कोई आया ही नहीं क्लेम करने, सुनो ना, कोई आया ही नहीं क्लेम करने। समझ में आ रहा है? कोई आया ही नहीं क्लेम करने, तो विद इन 7 डेज, मतलब ये 30 डेज जब एक्सपायर होगा उसके 7 दिन के अंदर अंदर, ये एक्सपायरी ऑफ द 30 डेज है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डे अंटायर अनक्लेम्ड अमाउंट, किसी ने क्लेम ही नहीं किया डिविडेंड, किसी ने क्लेम ही नहीं किया, आप तो रेडी थे देने के लिए लेकिन कोई आके क्लेम ही नहीं किया, शैल बी डिपॉजिटेड इनटू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब आप समझे कि डिविडेंड का पैसा, एक पूरा जर्नी था, डिविडेंड का पैसा कैसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाके घुस जाता है, ये आप पूरा समझे, राइट? ये एक जर्नी था, ठीक है। सेक्शन 124 खत्म नहीं हुआ, देखते रहो, ठीक है, ओके। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में घुसा देगा, कितने दिन के अंदर अंदर? 7 दिन के अंदर। 7 दिन कहाँ से? एक्सपायरी हो रहा है ना 30 डेज, वहाँ से, इस 30 डेज के एक्सपायरी के 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप फेल किए तब 12% का पर एनम लग जाएगा आपके ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप फेल हुए हो, सुनो, अगर आप फेल हुए हो पेमेंट करने के लिए तब 18%, अगर आप फेल हुए हो ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना हम लोग तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग, जो शेड्यूल बैंक में पैसा था ना, सुनो ना, जो शेड्यूल बैंक में हम लोग ने पैसा रखा था शेड्यूल बैंक में, वो तो 30 डेज़ के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना था। अब 30 डेज़ के अंदर अंदर शेयर होल्डर आए ही नहीं, आपने तो जमा कर दिया था लेकिन शेयर होल्डर आए ही नहीं,
तब क्या हो जाएगा, ये 30 डेज़ के ख़त्म होने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर ये जो सारा शेड्यूल बैंक में पैसा है, मतलब जो अनक्लेम्ड पैसा है, जिन्होंने क्लेम किया उनको तो आपने दे दिया, जो अनक्लेम्ड पैसा है वो चला जाएगा अनक्लेम्ड, सुनो ना कहाँ है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। समझ में आ रहा है? अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं किया शेड्यूल बैंक से पैसा निकाल कर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो है आपने ट्रांसफ़र नहीं किया, तो 12% का परिणाम लग जाएगा, 12% का परिणाम लग जाएगा, ठीक है, कंपनी के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होगा, ठीक है, 7 दिन, ठीक है, 7 दिन हो चुका है। अब देखो विद इन 90 डेज, पढ़ो, विद इन 90 डेज फ्रॉम द ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में तो पैसा अभी जमा है, सबसे पहला जमा होता है शेड्यूल बैंक में, शेड्यूल बैंक में, उसमें से ट्रांसफ़र हो जाता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि कोई आया नहीं ना क्लेम करने, ठीक है, तो 7 दिन के अंदर अंदर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ से 90 डेज, यहाँ से 90 डेज, समझ में आ रहा है? यहाँ से ये 7 दिन एक्सपायर हुआ, अपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रख दिया पैसा, यहाँ से 90 डेज फ्रॉम द ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट कंपनी शैल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, कंपनी प्रिपेयर करेगा एक स्टेटमेंट containing the names and address of the unclaimed shareholders and upload in company's website and CG's website। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 90 डेज़ के अंदर अंदर क्या होगा बताओ ना, 90 डेज़ के अंदर अंदर क्या होगा, 90 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी पूरा लिस्ट बनाएगा कौन से वो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने क्लेम नहीं किया, और उनका सारा डिटेल एड्रेस जो है ना कंपनी की वेबसाइट के ऊपर डाल देगा एंड उसके साथ साथ CG के वेबसाइट के ऊपर डाल देगा। समझ में आया? उसके बाद वो जो पैसा है ना कहाँ पे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो पैसा, ठीक है, पैसा पड़ा है वो 7 साल तक वहाँ पे पड़ा रहेगा, वो 7 साल तक वहाँ पे रहेगा। 7 साल के अंदर अंदर आप आके क्लेम कर सकते हो, आप पैसा आके लेकर जा सकते हो। आप कौन हो? आप शेयर होल्डर हो, आप डिविडेंड जो है वो आके ले सकते हो 7 साल के अंदर अंदर, ठीक है। 7 ईयर्स, देखो, मनी रिमेन अनपेड फॉर 7 ईयर्स इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट। दी डिविडेंड मतलब 7 साल के लिए अनपेड पैसा जो है वो 7 साल के लिए कहाँ पे पड़ा है, इधर पे। 7 साल के बीच में आप आके क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपने क्लेम नहीं किया, जो पैसा उधर पे पड़ा है 7 साल हो चुका है उसका। द डिविडेंड अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड अंडरलाइंग शेयर्स, मतलब समझना 3 चीज़ है, डिविडेंड का पैसा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अक्वायर होता है उसका पैसा, और अंडरलाइंग शेयर्स मतलब जो शेयर्स है, जिस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर हुआ था। अब तो ये मतलब ये तो गुमनाम हो चुका है ना, इसका कोई माँ बाप नहीं है, इन शेयर्स का तो कोई माँ बाप नहीं है। अगर शेयर्स का माँ बाप होता तो वो आके क्लेम करते ना, तो वो अंडरलाइंग शेयर्स और वो डिविडेंड का अमाउंट और डिविडेंड के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा था वो सारा पैसा जो है चला जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। कहाँ पे? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, इन फॉर्म DIR 5, ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। ख़त्म बात, यहाँ तक ही होगा। फिर तो भैया इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जो पैसा गया है वो यूटिलाइज होता रहेगा, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूटिलाइज करेंगे, वो हम लोग देखेंगे आगे जाके कि कौन से पर्पज़ के लिए हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं, वो हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है? अभी टेंशन मत लो, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है ना वो एक बार क्रुक्स करेंगे, क्रुक्स करेंगे। क्या बताओ? क्रुक्स करेंगे। देखो ध्यान लगाओ फटाफट भाई मेरे। सबसे पहले क्या होगा भैया, बोर्ड जो है वो रेकमेंड करेगा किसको? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स या तो यस बोलेगा या तो नो, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट, ठीक है। अगर एक्सेप्ट किया तो सेम रेट में एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर लेसर रेट, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। शेयर होल्डर जो है वो सेम रेट से एक्सेप्ट करेगा या तो लेसर रेट, लेकिन वो हायर नहीं जा सकता। ये हो चुका है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हो चुका है, यहाँ से 5 दिन ये खत्म हुआ, इसके 5 दिन के अंदर अंदर विद इन 5 डेज जो है डिविडेंड का जो पूरा पैसा है, डिविडेंड अमाउंट shall be transferred to, बताओ ना कहाँ पे? शेड्यूल बैंक
इतना समझ में आ रहा है? ये शेड्यूल बैंक बड़ा करके मैंने लिख दिया क्योंकि अभी ये पैसा इधर पे है, ज़्यादा देर टिकेगा नहीं यहाँ पे, ये फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये 5 दिन का कंसेप्ट समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 दिन के अंदर अंदर क्या होगा, पूरा जो डिविडेंड अमाउंट है वो शेड्यूल बैंक में चला जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर अंदर अब पूरा पेमेंट करो, पेमेंट करो, ठीक है। अगर 30 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट हो चुके हो, डिफ़ॉल्ट हो चुके हो, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, तो डायरेक्टर के ऊपर अलग, कंपनी के ऊपर अलग। कंपनी पैसा भरेगा, 18% इंटरेस्ट देगा पर एनम, ठीक है, पर एनम। और जो डायरेक्टर है उसके ऊपर लग जाएगा 2 साल का इम्प्रिजनमेंट प्लस एंड, है ना, एंड 1000 पर डे। समझ आ चुका है भाई? ये 30 हो चुका है, 30 दिन खत्म हो चुका है। अब 30 दिन के बाद, जैसे ही 30 दिन खत्म हो जाता है, ये एक स्टोरी है, सुनो, ये स्टोरी समझ में आ चुका है। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का स्टोरी है ये समझ में आ चुका है, राइट? ये हुआ है चीज़। उसके बाद क्या होगा? बाई चांस हमने बुलाया शेयर होल्डर्स को, लेकिन शेयर होल्डर्स आए नहीं। तो अगर शेयर होल्डर्स नहीं आए, अगर शेयर होल्डर्स क्लेम नहीं किए, क्या क्लेम नहीं किए? पैसा। तो ये जो 30 डेज़ का समय था ना, 30 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट करना था, ये 30 डेज़ जैसे ही एक्सपायर हो जाएगा, 30 डेज़, देखो अच्छे से यहाँ पर, ऑन एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, विथ इन 7 डेज। अब 7 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा खेल। अब 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो पूरा अनक्लेम्ड, मतलब पैसा जो आकर क्लेम नहीं किया, अनक्लेम्ड अमाउंट है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहाँ पे बताओ ना? वो उसको डिपॉजिट करना होगा आपको। कहाँ पे बताओ ना? डिपॉजिट करना होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले कौन से अकाउंट में था? रिकैप करो थोड़ा। शेड्यूल बैंक में, ठीक है, शेड्यूल बैंक में। उसके बाद कहाँ पे गया? उसके बाद गया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अब ये जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में है ना, ये 7 दिन के अंदर अंदर आप दे चुके। इसके बाद आपको समय मिलेगा 90 डेज़ का। फिर आपको कंपनी जो है लॉ मेकर्स ने बोला, भैया 90 डेज़ का समय ले ले। अब तो तूने सब कुछ सही कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में आपने डाल दिया, ठीक है, सब कुछ सही है, आपका पूरा सब कुछ सही है। अब 90 डेज़ का समय ले ले, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा काम करना है तेरे को। क्या करना है? आपको एक स्टेटमेंट जारी करना है। स्टेटमेंट में क्या रहेगा? शेयर होल्डर्स के सारे डिटेल्स। अब डिटेल्स में आप याद कर लो क्या होगा, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ। और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको डालना होगा 2 जगह पे। एक है कंपनी के वेबसाइट पे, दूसरा है सीजी के वेबसाइट पे आपको डालना होगा। समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ चुका है ये चीज़, ओके। और सर एक चीज़ बताइए ना, अगर मैंने ये जो पैसा है, अनक्लेम्ड अमाउंट है, अनक्लेम्ड अमाउंट कहाँ पर है? ये अनक्लेम्ड अमाउंट है शेड्यूल बैंक में अभी भी पड़ा है वो अनक्लेम्ड अमाउंट। वो हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर ट्रांसफ़र नहीं किया तो क्या होगा सर, बताइए ना? डिफ़ॉल्ट कर दिया तो यहाँ पे लगेगा 12% का पर एनम, 12% का इंटरेस्ट पे करेगा कंपनी पर एनम। 12% इंटरेस्ट पर एनम, बताओ, 12% इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कंपनी की वेबसाइट में जा चुके हैं सर? हाँ जी, कंपनी की वेबसाइट में जा चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 90 डेज़ का खेल ख़त्म हो चुका है इधर पे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि सीजी के वेबसाइट में जाएगा। उसके बाद ये जो 90 डेज़ का केस ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट है ना, इसमें पैसा पड़ा है ना, कब तक पड़ा रहेगा पता है? 7 ईयर्स तक, ठीक है, 7 ईयर्स तक वहाँ पे रहेगा। मनी रिमेन अनपेड फॉर 7 ईयर्स इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट। उसके बाद कहाँ जाएगा? ठीक है, अगर 7 साल के अंदर अंदर आप आके क्लेम कर लिए तो आपके पास चला जाएगा, इफ़ क्लेम्ड। एंड इफ़ नॉट क्लेम्ड, अगर आपने क्लेम नहीं किया, ठीक है, 7 साल के अंदर अंदर, वो जो अंटायर पैसा है ना, वो चला जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन
एंड प्रोटेक्शन फंड में, ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। समझ में आ चुका है। कौन सा अमाउंट जाएगा सर? एक तो डिविडेंड का पैसा प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट प्लस बताओ ना, प्लस अंडरलाइंग शेयर्स का पैसा वो चला जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब इसमें जो पैसा है वो कहाँ पे जाके इन्वेस्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जाने वाले। समझ में आ चुका है? ये पूरा आपके नसों में समा चुका है। ये चार्ट जो है पूरा समझ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ईजी से चार्ट है, मतलब मेरा फेवरेट है ये। एग्जामिनेशन में बहुत बार आया भैया, ट्रस्ट में। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सीधा इधर पे। ये हो चुका है, ठीक है। अब सेक्शन 125 में सेक्शन हम लोग करेंगे 125। क्या बताए? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। यहाँ में पैसा कहाँ से आते? एक तो हम लोग देख चुके भैया कि आता है वो अनपेड डिविडेंड जो है ना, वो चला जाता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, ऊपर में ही देखे हम लोग। और कहाँ से आता है? सोर्स फ्रॉम विच मनी इज क्रेडिटेड इन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, या फिर क्रेडिटेड टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ठीक है। सबसे पहले अनपेड डिविडेंड जो आता है वो। दूसरा एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड। तीसरा मच्योर्ड डिपॉजिट्स। चौथा मच्योर्ड डिबेंचर्स, ठीक है। यहाँ में जितने भी पैसे हैं जो कि अनक्लेम्ड है वो सारे चला जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। पांचवा अनपेड रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। छठवा एनी इंटरेस्ट अक्योर्ड ओवर अबव पॉइंट्स, मतलब इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट अक्वायर हुआ है वो भी चला जाएगा। सातवां अगर किसी भी प्रकार का ग्रांट मिला है सीजी से, जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट से। आठवां एनी डोनेशन बाय सीजी, एसजी या फिर कंपनी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे जो है कंबाइन करके हम लोग इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा जाता है, ठीक है, पैसा जाता है। अब ये यूटिलाइज कहाँ पे होता है? अच्छा, इसको मैनेज कौन करता है बताओ ना? इस इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को मैनेज कौन करता है भैया? मैनेज बाय चेयरमैन, सीईओ एंड मेंबर्स। और चेयरमैन सीईओ मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है सीजी, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद बताए ये जो फंड का पैसा है वो कहाँ पे यूटिलाइज होगा? सबसे पहला रिफंड इन रेस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम डिविडेंड। एक तो रिफंड हो जाएगा अनक्लेम डिविडेंड के ऊपर, राइट। अगर पैसा अगर मांगे तो रिफंड हो जाएगा, ठीक है, रिफंड हो जाएगा। अनक्लेम डिविडेंड, मच्योर्ड डिपॉजिट्स, मच्योर्ड डिबेंचर्स एंड एप्लीकेशन मनी एक्सेट्रा, ठीक है, एप्लीकेशन मनी एक्सेट्रा। तो यहाँ से भी आप इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में से पैसा जो है वो रिफंड हो सकता है, जो कि अनक्लेम डिविडेंड था वो आ चुका है मांगने तब भी। दूसरा प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस, प्रमोशन के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैसे करे इसका प्रमोशन, ठीक है। रिम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस ऑफ ओनली क्लास एक्शन सूट और सैंक्शन बाय एनसीएलटी, मतलब किसी भी प्रकार का क्लास एक्शन अगर लिया गया है, क्लास एक्शन मतलब पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, जैसे कि ग्रुप ऑफ जो प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनका जो एक क्लास है, तो वो जाकर अगर किसी भी प्रकार का क्लास एक्शन कर ले, क्लास एक इंडिविजुअल नहीं, क्लास एक्शन मतलब सब लोग मिलके अगर सूट फाइल कर दे तो उसका पैसा जो लग रहा है रिम्बर्स हो जाएगा। या फिर किसी भी प्रकार का सैंक्शन किया गया है बाय एनसीएलटी। ये चार पॉइंट जो है, ये सॉरी 3 पॉइंट जो है, 3 पॉइंट के में ही यूटिलाइज होगा। ये दिमाग में बिठा लेना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। लास्ट 2 पॉइंट बचा है, बहुत ही भयानक ईजी। पहला पॉइंट तो ये है, सेक्शन 126 कहता है right to dividend right shares and bonus shares to be held in abeyance pending registration of transfer of shares। इसका मतलब समझना। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड का स्पेलिंग जो है ये abeyance होगा, ठीक है, ए होगा, ओ नहीं, ठीक है। अच्छा सर, इसका मतलब क्या? abeyance का मतलब क्या है सर? टेम्पररी होल्डिंग, सस्पेंशन, ठीक है, ये कह सकते हो आप। टेम्पररी होल्ड करके रखे हैं या फिर टेम्पररी सस्पेंड कर दिए हैं, सस्पेंड ये बेटर है, टेम्पररी सस्पेंशन कह सकते हो, ठीक है। ये हो क्या रहा है समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है राम,
यह है शाम। राम ने अपने सारे शेयर्स को शाम को बेच दिया। राम ने अपने सारे शेयर्स को कहाँ पे बेच दिया, किसको बेच दिया, शाम को बेच दिया। लेकिन सुनो, शाम को बेच दिया, अब शेयर होल्डर कौन बन चुका है, शेयर होल्डर बन चुका है शाम। ठीक है, क्या शाम का नाम रजिस्टर में लिखा है, रजिस्टर में एंट्री हो चुका है? क्या शाम का नाम रजिस्टर में एंट्री हो चुका है? बताओ ना सोना। शाम का नाम रजिस्टर में अभी तक एंट्री हुआ नहीं है, 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा फॉर एग्जाम्पल। इसी बीच में 1-2 दिन का समय लगेगा। इसी बीच में डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है। क्या शेयर्स शाम तक पहुंच चुका है, राम का शेयर्स? हाँ। क्या शाम का नाम रजिस्टर में, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में क्या उसका नाम लिखा है? नहीं, टाइम लगेगा 2 दिन। लेकिन उसी 2 दिन के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है। बताओ कंपनी डिविडेंड किसको देगा, किसको मिलेगा डिविडेंड? जिसका नाम, हमेशा याद रखना, डिविडेंड उसी को मिलता है जिसका नाम, बताओ ना, जिसका नाम मेंशन्ड है, रजिस्टर्ड है अपने शेयर होल्डर के रजिस्टर पे। समझ में आ रहा है? उसी को डिविडेंड मिलता है। अब एट दैट मोमेंट क्या करेंगे पता है? अब तो ये तो नाइंसाफ़ी हो रहा है, शाम के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है ना। तो वो जो ट्रांसफ़र है ना, क्या हो रहा है ट्रांसफ़र? बताओ ना, ट्रांसफ़र क्या हो रहा है? वो जो पैसा आपको मिल रहा है, डिविडेंड आपको मिल रहा है, किसको मिल रहा है? अभी तो फ़िलहाल अगर बात करें, पैसा शाम के पास जा रहा है क्योंकि इसका नाम लिखा है, अभी इसका नाम कटा नहीं है रजिस्टर से। तो ये जब पैसा ट्रांसफ़र करेगा ना कंपनी, कहाँ पे? शाम के पास। इस ट्रांसफ़र को टेम्पररी सस्पेंड कर देंगे, अबेयंस कर देंगे, मतलब टेम्पररी सस्पेंड करेंगे, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ जी। उसके बाद जैसे ही रजिस्टर में नाम लिख जाएगा शाम का, उसको दे देंगे हम लोग। समझ में आया? अब इसमें सिर्फ डिविडेंड नहीं, इसमें राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स जो इशू होता है वो भी आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? टेम्पररी क्या करेंगे हम लोग? सस्पेंड कर देंगे, अबेयंस करके रखेंगे, हेल्ड करके रखेंगे। इफ द इंस्ट्रूमेंट, इफ देखो ना, if the instrument of transfer has been delivered to the company for registration, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज डिलीवर्ड टू कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। एंड दी ट्रांसफर इज येट नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं अभी तक, ट्रांसफर हो चुका है लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं अभी तक। ठीक है, एंड द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड द डिविडेंड, राइट इशू, बोनस इशू। तब क्या होगा? द डिविडेंड टू बी ट्रांसफर्ड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट एंड द राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स टू बी केप्ट इन अबेयंस पेंडिंग द ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? डिविडेंड चला जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। यहां पे आप क्लेम करके ले सकते हो, जब जैसे ही आपका नाम आ जाएगा ना रजिस्टर में, फिर जाके आप क्लेम करना, आपको मिल जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। क्या जाएगा? डिविडेंड चला जाएगा। और राइट इशू, मतलब राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स जो है ना, उसको हम लोग एज एन अबेयंस हेल्ड करके रखेंगे। क्या बताओ ना? हेल्ड करके रखेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ जी, ठीक है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? 126 पूरा क्लियर हो चुका। मक्खन सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब ज़िंदगी आसान हो चुका है सर। लास्ट है ये पेनल्टी है, पेनल प्रोविज़न है। देखो, पेनल प्रोविज़न है मतलब पेनल्टी है। पेनल्टी ये है जो कि 18% का लगता है ना, 2 साल का जेल होता है ना, फाइन जो 1000 पर डे होता है ना, वो मैंने ऊपर में करवा दिया था ना, वही है इधर पे। समझ में आ रहा है ना? कंपनी टू पे इंटरेस्ट 18%। कब? जब 30 दिन में आपको डिविडेंड जो है डिक्लेयर किया था वो पे कर देना चाहिए था, लेकिन आपने पे नहीं किया तो 18% का पर एनम का लग जाएगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। किसको? कंपनी को। ठीक है, कंपनी पे करेगा इंटरेस्ट, और डायरेक्टर के ऊपर इम्प्रिजनमेंट 2 साल, 1000 का फाइन। ठीक है, एक्सेप्ट ये है एक्सेप्शन। अगर आपने पेमेंट नहीं किया, अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया, तब भी आपको फाइन नहीं लगेगा, इम्प्रिजनमेंट नहीं लगेगा। क्यों? कब? कौन से मौके पे? ये सारा मौका है। सबसे पहला मौका है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के वजह से। ठीक है, लॉ के कुछ लॉ के रीजंस के वजह से। ठीक है, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा, डिस्प्यूट हो रहा है डिविडेंड को लेकर, उसके लिए। तीसरा, डिविडेंड लॉफुली एडजस्टेड, डिविडेंड जो है, डिविडेंड का पैसा जो है हमने एडजस्ट कर दिया आपके
पेंडिंग पेमेंट के साथ, आपके पेंडिंग पेमेंट के साथ हमने डिविडेंड का पैसा जो है वो एडजस्ट कर दिया। चौथा, शेयर होल्डर जो डायरेक्शन दिए थे ना, अरे याद करो, शेयर होल्डर डायरेक्शन भी देता है ना कि कौन से डायरेक्शन में, मतलब किस प्रकार से आपको पेमेंट करना होता है। देखो ना यार, ऊपर डिविडेंड टू बी पेड टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू हिज ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या, डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन दिया ना, इस प्रकार का डायरेक्शन था जो कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है, कंपनी के लिए पॉसिबल नॉट पॉसिबल है। और ये बात कंपनी ने कम्युनिकेट कर दिया है शेयर होल्डर को, भैया तुमने जिस प्रकार से डिविडेंड देने के लिए बात बोले हमको, वो पॉसिबल नहीं, हम नहीं कर सकते ये चीज़। ऐसा समझ में आ रहा है, हम लोग नहीं कर सकते ऐसा चीज़। तो इसलिए कहा जाता है कि भैया एट दैट मोमेंट कंपनी का क्या कसूर, क्या कसूर है मेरा, राइट। कंपनी कहेगा सर ऐसे कैसे बोल दिए, शेयर होल्डर बोले, शेयर होल्डर बोले कि फॉरेन के किसी बैंक में ट्रांसफ़र करा दीजिए ना, फॉरेन के किसी स्विस अकाउंट में, स्विस बैंक में ट्रांसफ़र। कंपनी बोले ओ साहब सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता, आपके इधर पे जो है वहाँ पे बताइए, अगर यहाँ पे कर ट्रांसफ़र कर सकते तो कर देंगे, वरना नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, आपके दिए गए डायरेक्शन के तहत नहीं हो सकता। आपने बोला अफ्रीका का किसी बैंक अकाउंट में जाके ट्रांसफ़र करवा दीजिए, भैया नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। पांचवा है एनी अदर रीज़न, एनी अदर रीज़न जो कंपनी के डिफ़ॉल्ट में ना हो, विदाउट एनी डिफ़ॉल्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के रीज़न के अलावा कोई भी अलग रीज़न, समझ में आ रहा है, कंपनी का दोष नहीं हो, जिस भी रीज़न में कंपनी का दोष नहीं हो। ये हो चुका है आपका कंप्लीट डिविडेंड का चैप्टर। समझ में आया, पूरा डिविडेंड का चैप्टर यहाँ पे समा चुका है, पूरा समा चुका है। आई थिंक आपको जितना क्लियर हुआ है ना, आज तक दुनिया में किसी को इतना क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। ये देख चुके हम लोग, अभी सीधा जाएंगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर चुके। पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया भाई मेरे, मजाक चल रहा है क्या इधर पे, बहुत मेहनत लगता है भाई। इधर आ जाओ, रैपिड 2 मिनट में रैप अप कर देंगे हम लोग, 2 मिनट में रैप अप कर देंगे। देखो, इंट्रोडक्शन बेकार, मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड बेकार, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के बीच में क्या डिफरेंस है बेकार, डिविडेंड 2 प्रकार का होता है, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड हो चुका है। अच्छा, शेयर्स 2 प्रकार का होता है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर बेकार, ये हम लोग पहले भी देख चुके, शेयर 2 प्रकार का होता है। सोर्सेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कौन से सोर्स है, कहाँ से हम लोग पैसा निकाल के डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, हो चुका है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व हो चुका है, हाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम लोग, प्रॉफिट थोड़ा रिजर्व करके रख सकते हैं ना, वो बताए इधर पे कि थोड़ा प्रॉफिट जो है हम लोग रिजर्व करके रख सकते हैं और थोड़ा जो है हम डिक्लेयर कर सकते हैं डिविडेंड। डिविडेंड केस ऑफ अबेयंस और इनएडिक्वेट, सॉरी एब्सेंस और इनएडिक्वेट ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं हो तो कैसे हम लोग डिविडेंड देंगे, बता दिए सर 3 साल, सर 3 साल, पिछले 3 साल का जो रेट है ना उसमें से हम लोग निकाल के, मतलब उस रेट के हिसाब से लगा के दे देंगे, ठीक है। ये देखो ना 3 साल का फिनेंशियल ईयर का, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का, समझ में आया, यहाँ से पढ़ोगे तो दिमाग का दही हो जाएगा, मैंने जो बताया वहाँ से करना है, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉन, कितना टोटल अमाउंट ड्रॉ कर सकते हैं, शेल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द सम ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व, ये हम लोग ने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। कहाँ गया ये, ठीक है, ये हो चुका बेटा, ये सब हो चुका है। डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम फ्री रिजर्व ओनली, ये हो चुका है बेटा। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय सेट ऑफ, मतलब हाँ डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन सेट ऑफ करना होगा प्रीवियस लॉसेस को। डेप्रिसिएशन भी जो है उसका भी पेमेंट करना होगा। मैनर ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बेकार, ये नहीं चाहिए। मैनर ऑफ, किस मैनर से हम लोग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरियम डिविडेंड जो है वो हम लोग ने कर चुके हैं, डिक्लेरेशन कैसे करना है इंटरियम डिविडेंड का। अब अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना डिपॉजिट होना चाहिए शेड्यूल बैंक में, ठीक है, वो चार्ट जो करवाए ना, चार्ट का पूरा इधर पे है। डिविडेंड ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, पेमेंट किस प्रकार से होगा, कैपिटल, ठीक है, कि पेमेंट किस प्रकार से होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ये हो चुका है। मोड ऑफ पेमेंट बता दिया भैया, कैश में हो सकता है, चेक में, वारंट में, एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड में। अब ये पूरा मेथड है। नो डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। डिविडेंड प्रोपोज बाय बोर्ड मीटिंग, डिविडेंड मतलब डिक्लेयर्ड इन मेंबर बाय जनरल मीटिंग, मतलब जो एक्सेप्ट हो चुके हैं 5 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज, उसके बाद 7 दिन, 12% का पर एनम, ठीक है। 7 साल तक रहेगा, कहाँ पे, अनपेड, 7 साल तक रहेगा
इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में 7 साल के बाद चला जाएगा, राइट, सॉरी 7 साल तक रहेगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। उसके बाद वो 7 साल तक रहेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7 साल तक रहेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, उसके बाद चला जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ये चार्ट के हिसाब से कर लेना भैया, यहाँ से देखना ही नहीं है, दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ज़िंदगी आसान हो चुका है आपका, पूरा ज़िंदगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, वरना बहुत मैं बुरा मानने वाला हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है भाई मेरे। फिर ये हो चुका है, वेबसाइट के ऊपर देना है। ठीक है, अगर आपने नॉन ट्रांसफ़र किया डिविडेंड का क्या हो जाएगा आपको, वो भी 12%, देखो। ठीक है, ये हो चुका है ये सारा। ओके, ऑफेंस एंड पेनल्टी भी हम लोग ने देख चुके। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ये हम लोग ने देख चुके। ठीक है, कि कहाँ से आता है पैसा, ये कहाँ से आता है पैसा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैंने लिखवाया आपको। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इतना ज़्यादा पॉइंट्स करने का दरकार नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने, मतलब जो छोटे छोटे पॉइंट्स है और याद रख पाओगे वो मैंने करवा दिया है। ठीक है ना, जैसे कि मच्योर्ड डिपॉजिट का पैसा, एप्लीकेशन मनी, मच्योर्ड डिपॉजिट, मच्योर्ड डिबेंचर, समझ में ये तो फटाफट हो जाएगा ना वो। ठीक है, फिर पैसा कहाँ पे यूज़ होगा, यूटिलाइज़ कहाँ पे होगा, यूटिलाइज़ होगा इन सारी जगहों पे, प्रमोशन, रिम्बर्समेंट, रिफंड। ठीक है, अबेयंस का समझ में आ रहा है, अबेयंस। ठीक है, अगर फेल हो चुके हो आप तो क्या हो जाएगा, फिर तो भैया 2 साल का सज़ा, उसके बाद 18% का पर एनम लगेगा कंपनी के ऊपर। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे, आप ना वेव ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, वेवियर ऑफ राइट टू रिसीव डिविडेंड, ये आप वेव ऑफ कर सकते हो। ठीक है, मतलब नॉर्मली कंपनी लॉ में लिखा नहीं है, कंपनी लॉ में लिखा नहीं है ये वेव ऑफ वाला, लेकिन आर्टिकल्स में आप लिख सकते हो, कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है भैया वेव ऑफ करना है तो कर सकते हो, पूरा या फिर पार्शियल। ठीक है, डिविडेंड इन केस ऑफ बेनिफिशियल ओनर, तो बेनिफिशियल ओनर के पास जाएगा डिविडेंड, आपको पता ही होगा। ठीक है यार भैया, हमने बताया था ना, हमने सीखा था ना बेनिफिशियल ओनर। फिर ये सब करने का दरकार नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ये जो है ये बेकार वाला चीज़ है, ये इसमें आता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये प्रोसीजर जो है ये होमवर्क रहेगा। प्रोसीजर में कुछ नहीं है, जो हमने करवाया वही है, सिर्फ क्लरिकल वर्क्स है, ये थोड़ा कर लेना है। प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरियम डिविडेंड, और प्रोसीजर फॉर फाइनल डिविडेंड कैसे पेमेंट करना है उसका भी प्रोसीजर। एकदम टाइम पास है, आपको एकदम टाइम पास जैसे ही लेकर जाना है इसको, खुद से घर में बैठ के थोड़ा बहुत आप बना सकते हो नॉर्मली। ठीक है, एकदम बेकार है, क्योंकि ऊपर में जो है पूरा एक्सप्लेन हो चुका है सारा चीज़। ये पूरा प्रोसीजर, ये देख रहे हो कितना लंबा प्रोसीजर है, मतलब एकदम, मतलब भयानक बेकार। उसके बाद है फाइनल डिविडेंड का प्रोसीजर। ठीक है, कैसे डिक्लेयर करना है। ओके, ये हो चुका है, ऊपर में हम लोग ने कर चुके हैं ये सब। ठीक है, डिविडेंड कैसे हम लोग आउट ऑफ रिजर्व पेमेंट करेंगे, जो परसेंटेज वाला था वो हमने कर दिया है। ठीक है ना, कितना आपको मेंटेन करके रखना होता था, कितना नहीं, वो सारा प्रोसीजर। क्या क्लेम कर सकते हैं अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड, हाँ जी क्लेम हो सकता है। अब ये है प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अनपेड, जो ट्रांसफ़र होगा अनपेड अनक्लेम डिविडेंड जो है वो चला जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में, उसका प्रोसीजर क्या है, भयानक बेकार। ठीक है, एकदम बेकार। यहाँ ये जो सारे हैं ना ये एकदम बेकार वाले चीज़ है, मतलब एकदम, मतलब वेबसाइट के ऊपर जो था इंस्टीट्यूट ने मटेरियल के ऊपर छाप दिया, ये एकदम रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख सकते हो, नॉर्मली छोटा छोटा पॉइंट बना के देख सकते हो, जो एग्जामिनेशन में आएगा। और जो पूरा सेक्शंस है, मैंने सेक्शंस के हिसाब से आपको करवा दिया है। डिविडेंड का सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन, ये बाकी जो प्रोसीजर है ना ये टाइम पास वाला है, सेक्शन 123 से लेकर 127 में पूरा कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, यही करके जाओ जितना मैंने करवाया, बस हो जाएगा आपका। इसी के साथ साथ ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। आग बंद करके एग्जामिनेशन में आपको बहुत भयानक मार्क मिलने वाला है, आप देखकर चौंक जाओगे कि भैया इतना ज़्यादा मार्क कैसे मिल चुका है मेरे को, तब जाके मेरे को याद करोगे और बोलोगे वाह सर जी वाह। तो चलिए आज का वीडियो इधर ही इवेंट करते हैं, हम लोग फटाफट कंपनी लॉ का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।